Hello, dear students. I'm very happy to announce that I'm going to bring a session based on NCERT. बेटा इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी में किस तरह से कॉन्सेप्चुअल जेम्स हिडन है और इनको कैसे एक्सप्लोर करना है, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। तो मेरा जो सेशन होगा दैट विल वेरी पावरफुल सेशन फॉर जेई एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो पहले ये सेशन एक मैकेनिक्स में आएगा, देन इसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर करूंगा इन 2 सेशंस, देन मैं मॉडर्न फिजिक्स कवर करूंगा, वेव ऑप्टिक्स कवर करूंगा एंड सेमी कंडक्टर्स इसको मैं कवर करूंगा। तो दीज टॉपिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और उनकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होने से हमें 2 फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, दूसरी बात ये कि किस तरह से स्टैंडर्ड टेक्स्ट को पढ़ा जाए, हाउ टू इंटरप्रेट एनसीईआरटी, हाउ टू रीड ए टेक्स्ट बुक, इसकी एक बहुत पावरफुल ग्रास्पिंग आती है। तो जस्ट बी रेडी for a very powerful session on NCERT, and you'll be quite surprised to know कि NCERT में इतने सारे conceptual gems hidden है जो अभी तक unexplored थे और जिसको अभी आप देख के सरप्राइज्ड होगे कि कितने अच्छी तरीके से NCERT ने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही प्रेसाइसली लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक रिवीजन प्रोग्राम फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स एंड क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। इट विल वेरी पावरफुल रिवीजन प्रोग्राम टुवर्ड्स जेई 2026। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए या प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला है या फिर वो प्रॉपरली असाइनमेंट्स नहीं कर पाए, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ है, दे कैन ज्वाइन दोज बैचेस। ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो राइट टाइम पर एक कोर्स को ज्वाइन करें फॉर जेई 2027, क्योंकि आप जितने राइट टाइम पे जितने इफेक्टिवली ज्वाइन करते हो, जितने अर्ली ज्वाइन करते हो, उतना बेनिफिट होता है। तो ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि रिसेंटली मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड मी बिकॉज वो जहां भी पढ़ रहे थे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फिजिक्स को लेकर के, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आ रही थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो इसलिए मैंने एक क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल विंडो रखा हुआ है, तो दे कैन स्टार्ट जस्ट नाउ, क्योंकि अभी जस्ट मेरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुआ है। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक एंट्री लिया जा सकता है। सिमिलरली मेरे जेई एडवांस के लिए इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम लॉन्च होगा, जो लास्ट ईयर बहुत ही पावरफुली जो चला, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए। एंड फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स दिसंबर में अराउंड 11th दिसंबर 11 to 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के लिए फॉर जेई 2026 जेई एडवांस एक पावरफुल प्रोग्राम और लॉन्च होगा। तो दीज आर प्रोग्राम्स जो मेरे इन पाइपलाइन है, तो डू ज्वाइन मी एंड फील द डिफरेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने आ रहे हैं जेम्स फ्रॉम एनसीईआरटी और इसमें वेरियस चैप्टर्स के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं डिस्कशन करूंगा। जो इसका मेन इंटेंट है वो ये कि आप ये रियलाइज करें कि एनसीईआरटी एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निकल लैंग्वेज है, तो ये आपके लैंग्वेज एस्पेक्ट को बहुत ध्यान रखेगी। इसके अलावा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इसमें छुपे हुए हैं जिन पर रीजन असर्शन के प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो ये जेई मेन के लिए एज वेल एज नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जेई एडवांस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द जेम्स ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने जो एडिशन लिया है वो 2006 का लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसके पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं,
एंड समरी है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद फिर मैं इनसाइट चैप्टर भी मूव करूंगा। इनसाइट चैप्टर के बहुत सारे पैराग्राफ्स और बहुत सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करने आ रहा हूं पेज नंबर 55, पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो प्रोसेस सिंपल सी होगी कि मैं उसको रीड आउट करूंगा और फिर मैं उसका इंटरप्रिटेशन दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर। फर्स्ट पॉइंट इज the path length traversed by an object between 2 points is in general not the same as the magnitude of displacement. तो बेटा बहुत ऑब्वियस बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर मूव कर रहा होता है, हो सकता है वो पाथ कर्व्ड हो, तो जो उसका पाथ लेंथ रेज्ड है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। The displacement depends only on the endpoints. The path length, as the name implies, depends on the actual path. तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, उस पर डिपेंडेंट होता है। और जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ का जब हम समेशन करते हैं तो वो आता है। दैट्स अगर मैं इसको ब्रीफली प्रिट अप करूं इस बात को, तो फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकल का पाथ मान लो ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, और आप ये इमेजिन करो कि इट इज अंडरगोइंग सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स, इस तरह से ds1, ds2, ds3, ds4, dsn एंड सो ऑन, इस तरह के डिस्प्लेसमेंट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अगर इसको ऐसे लिखते हो, वेक्टर इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इसका मतलब होता है कि जो इनिशियल पॉइंट आप लो और उसका जो फाइनल पॉइंट ले लो, तो ये स्ट्रेट सेगमेंट होगा, लेट मी कॉल इट एस, ये स्ट्रेट सेगमेंट आपके पास आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वेलोसिटी वेक्टर v है तो along this path from initial point to final point, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, this will be displacement s from initial point to final point, ठीक है। it will be better if I write it at delta s, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं पाथ लेंथ बोल रहा हूं, जब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, तो डिस्टेंस मींस मेरे को स्पीड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्पीड dt। अब ये जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो दैट मींस ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 एंड सो ऑन। दैट मींस एक तरह से आप इन मॉड वैल्यूज को ऐड कर रहे हो। तो जो आप इन मॉड वैल्यूज को ऐड कर रहे होगे, तो ओवरऑल आपको एक्चुअल पाथ लेंथ मिल जाएगा। दैट्स बेसिकली यहां पर आपको ये बताया गया कि स्पीड dt, स्पीड इंटू dt, दिस गिव्स यू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। स्पीड dt करोगे तुम इंटीग्रेट तो तुम्हारे को डिस्टेंस मिलेगी, और वेलोसिटी dt का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। इन वन डायमेंशन द टू क्वांटिटीज आर इक्वल only if object does not change its direction during the course of motion. That means, अब देखो बेटा, यही बातें ऑप्शंस में लिखी होती हैं कि अगर कोई पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। अब ये एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम, और दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा होगा, तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा। और इसी टाइप की फाइन थिंग्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये सेशन लिया है। इन वन डायमेंशन द टू क्वांटिटीज आर इक्वल ओनली इफ object does not change its direction during the course of motion. In all other cases, path length is greater than magnitude of displacement. That means जो distance और displacement है वो equal हो सकते हैं, but otherwise at most
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, अदरवाइज डिस्टेंस इन जनरल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, in view of point 1 above, the average speed of an object is greater than or equal to magnitude of average velocity over a given time interval। तो बेटा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस था उसी की वजह से यहाँ पे बात आई कि जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से बड़ा होगा या एट मोस्ट उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द ऑरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस आर मैटर ऑफ चॉइस। जब भी आप किसी ऑर्बिट का मोशन स्टडी कर रहे हो तो इट्स योर चॉइस कि आप कहाँ को ऑरिजिन असाइन करते हो और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव और किस डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हो। दिस इज प्योरली योर चॉइस। आप ऑरिजिन जहां चाहो वहां सेट कर सकते हो और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। तो यू शुड फर्स्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस बिफोर यू असाइन साइंस टू क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जो भी साइन कन्वेंशन आप चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फिर इन क्वांटिटीज के साइंस डिक्लेयर होंगे। If a particle is speeding up, acceleration is in direction of velocity. If its speed is decreasing, acceleration is direction opposite to that of velocity. This statement is independent of choice of origin and the axis। मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोली जा रही है। दिस एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पैरेलल हैं तो दैट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। हो सकता है कि वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन वेक्टर भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो। सिमिलरली, इफ वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector are opposite, the object is slowing down। There is a possibility कि velocity vector negative direction में हो और acceleration positive direction में हो। तो ऐसा हो सकता है कि acceleration positive हो but object slowing down हो, retardation हो रहा हो। और ऐसा हो सकता है कि acceleration negative हो और ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप हो। तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट डायरेक्शन जा रहा हो, वेलोसिटी उसकी वेस्ट डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन भी वेस्ट में हो। तो whenever velocity vector and acceleration vector are in same direction, object is speeding up, and when they are in opposite direction, then object is slowing down। तो आप देख सकते हो बेटा कि कितनी फंडामेंटल बातें लिखी हुई हैं। से पॉइंट्स टू पॉन्डर या समरी पढ़ने से ही बहुत कुछ गेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं इनके सारे इन पॉइंट्स को फिनिश ऑफ करूं, देन आई विल गो इनसाइड द चैप्टर आल्सो। पॉइंट नंबर 5, the sign of acceleration does not tell us whether the particle's speed is increasing or decreasing। अभी मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन हो सकता है नेगेटिव हो बट नेगेटिव डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। तो डिस्पाइट एक्सेलरेशन बीइंग नेगेटिव, क्योंकि उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग ही है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप है। और ये बहुत ऑब्वियस बात है, एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। The sign of acceleration, as mentioned in point 3, depends on choice of positive direction of the axis। For example, if vertically upward direction is chosen to be positive direction of axis, the acceleration due to gravity is negative। If a particle is falling under gravity, this acceleration, though negative, results in increase in speed। For a particle thrown upward, the same negative acceleration results in decrease in speed। तो उन्हें एक बहुत सिंपल सा तुम्हारे को एक एग्जांपल दे दिया मोशन अंडर ग्रेविटी का कि किसी ऑर्बिट को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है और अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है। तो एज लॉन्ग एज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, इट इज स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन हो रहा है। एंड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन, तो उस वक्त वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बोथ हैव गॉट सेम साइन। दोनों का सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है क्योंकि सेम डायरेक्शन में, इसलिए आप बोल सकते हो सीधे ही कि इट इज स्पीडिंग अप।
Point number 6. The zero velocity of a particle at any instant does not necessarily imply zero acceleration at that moment. वेलोसिटी जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सलेशन भी जीरो होगा. मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स देता हूं. कोई ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड प्रोजेक्टेड है, किसी ऑर्बिट को आपने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऑफ ट्रेजेक्टरी पर होगा, तो उस मोमेंट पर वो मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा. तो उस मोमेंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो है, बट उस मोमेंट पे स्टिल उस पे एक्सलेशन लग रहा है. तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो हो और एक्सलेशन नॉन जीरो. एक और एग्जांपल लेता हूं मैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जिस मोमेंट पर वो अपने एक्सट्रीम पर होता है एंड इट इज रिटर्निंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो एक्सट्रीम पर वेलोसिटी वेक्टर जीरो होता है एंड एक्सलेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सिमिलरली लेफ्ट एक्सट्रीम पर एक्सलेशन वेक्टर ऐसे होता है और वेलोसिटी जीरो है. या सिंपल पेंडुलम ले लो, उसको ऑसिलेशन करा दो, जब एक्सट्रीम पर होगा तो रेस्ट पर होगा, बट उस मोमेंट पर वो एक्सीलरेटेड होगा, उसका एक्सेलेरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, रिस्टोरिंग होगा. तो ये पॉसिबल है. मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूं तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई फंक्शन की वैल्यू जीरो हो और उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो एंड वाइस वर्सा, ऐसे हो सकता है. तो दैट मींस वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन नॉन जीरो, ये पॉसिबल है. मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए. For example, a particle thrown up has zero velocity at its upper point, but the acceleration at that instant continues to be acceleration due to gravity. ठीक है. तो बेटा आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं. तो लेट्स टेक द पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. तो नाउ आई एम ऑन टू द चैप्टर मोशन अ प्लेन, पेज नंबर 85. पॉइंट नंबर 1. आपके लिए बेटा एडवाइस ये कि आप अपनी बुक अपने सामने रख लो और उससे आप देख सकते हो, यहां से भी रीडिंग कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इन जनरल नॉट द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बेटा ये अपनी बात हो चुकी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होते हैं. तो एक्चुअल पाथ लेंथ डिफर्स फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट. The displacement depends only on the endpoints. The path length, as name implies, depends on the actual path. The two quantities are equal only if object does not change its direction during the course of motion. In all other cases, path length is greater than magnitude of displacement. तो ये अपनी बात पिछले चैप्टर में हो चुकी थी. Point number 2. In view of point 1 above, the average speed of an object is greater than or equal to magnitude of average velocity over a given time interval. The two are equal only if path length is equal to magnitude of displacement. ये बात भी बेटा अपने पिछले चैप्टर में हो चुकी थी. Point number 4. The kinematic equations for uniform acceleration do not apply to case of uniform circular motion, since in this case magnitude of acceleration is constant but its direction is changing. ये बेटा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और ये बोल रहे हैं कि जिस वक्त कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक मोमेंट पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग होती है. इस वजह से जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें कि पार्टिकल के पास ये जो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, ये इक्वेशंस तब वैलिड होती हैं जिस वक्त ये इक्वेशंस बेटा तब वैलिड होती है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, जिस वक्त एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो. वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन के लिए, और ऐसी कोई भी इक्वेशन यहां पर इसलिए वैलिड नहीं होती क्योंकि सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन कंटिन्यूअसली वैरिंग है. तो ऐसा मत करना कि इन इक्वेशंस को इधर लगा देना. ठीक है.
Point number 5. An object subjected to two velocities, v1 and v2, has resultant velocity of v1 plus v2. Take care to distinguish it from velocity of object 1 relative to velocity of object 2. Here v1 and v2 are velocities with reference to some common reference frame. तो बेटा यहाँ पे एम्फेसाइज किया रहा है कि दो वेलोसिटीज का जब आप सुपरपोजिशन करते हो v1 एंड v2, तो उसका क्या मीनिंग है, और जब आप दो वेलोसिटीज का डिफरेंस लेते हो तो उसका क्या मीनिंग है. तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट पर दो डिफरेंट मोशंस सुपरपोज हैं. फॉर एग्जांपल, ये आप टॉप व्यू ऑफ अ ट्रेन कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ठीक है, और इस टॉप व्यू में आप देख रहे हैं कि ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है उसकी ये वेलोसिटी है. एंड ऑन द ट्रेन किसी पैसेंजर का जो मोशन है वो सपोज परपेंडिकुलरली ऐसे हो रहा है. दैट मींस मोशन ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इससे हो रहा है. तो हियर टू मोशंस आर इन्वॉल्व्ड, मोशन ऑफ ट्रेन एंड मोशन ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन. तो ओवरऑल कोई स्टेशनरी पर्सन जब इस सिचुएशन को देख रहा होगा तो वो कमेंट करेगा कि दिस ऑब्जेक्ट हैज गॉट two motions superposed on it. One motion due to train, another motion of this person with respect to train. ये दोनों सुपरपोज्ड हैं. तो उस पर्सन की ग्राउंड फ्रेम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो बाय सुपरपोजिशन आएगी. एंड दिस सुपरपोज वेलोसिटी इज वेक्टर सम ऑफ vt एंड vpt. इसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर with respect to ground. So velocity of passenger with respect to ground becomes velocity of passenger relative to train plus velocity of train. मोशन सुपरपोजिशन हो रहा है, ठीक है. अब एक दूसरा टर्म बोला रहा है रिलेटिव वेलोसिटी. तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये कि जब आप किसी मूविंग सिस्टम से किसी दूसरे को देख रहे होते हो, आप एक मूविंग ट्रेन में हो, वहां से किसी दूसरे को देख रहे हो, तो जो आपको वेलोसिटी दिखाई पड़ती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है. तो जब मैं लिखता हूं v1 माइनस v2, तो इट मींस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि मान लो आप किसी ट्रेन में हो एंड ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी vt, और इस तरह से ग्राउंड पर सपोज दे आर ट्रीज, और ट्री को मैं स्मॉल टी से लिख रहा हूं. यू आर एन ऑब्जर्वर इनसाइड दिस ट्रेन, और आप इस ट्री को देख रहे हो. तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बट वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0. तो यहां से आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन will be equal to minus of velocity of train with respect to ground. तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रेन के अंदर से ट्री को देख रहे हो, इसमें पहली सबस्क्रिप्ट होती ऑब्जेक्ट, आप किसको देख रहे हो, और जो दूसरी सबस्क्रिप्ट होती है वो होता है ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कहां पर है, तो ट्री इज बीइंग सीन फ्रॉम ट्रेन. तो जो मेरा आंसर आ रहा है वही आ रहा है, इट इज इक्वल टू माइनस द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. तो आप ट्रेन के अंदर बैठ करके अगर ट्री देख रहे होगे तो वो आपको माइनस में दिखाई पड़ेगा, और उसी वेलोसिटी दिखाई पड़ेगा जिससे ट्रेन जा रही थी. और ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि ट्रेन के अंदर बैठ करके ट्री आपको बैकवर्ड मूव करता दिखाई पड़ता है. तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि v1 प्लस v2 वेक्टर का अलग सिग्निफिकेंस है और v1 माइनस v2 वेक्टर का अलग सिग्निफिकेंस है. v1 v2 माइनस v2 हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर. और जब मैं v1 प्लस v2 करता हूं तो उसका मतलब होता है कि व्हेन टू मोशंस आर सुपरपोज्ड, टू एक्शंस आर सुपरपोज्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट,
what will be the resultant motion that is represented by v1 plus v2 vector. ठीक है, बट आप समझ सकते हो कि why this textbook is very conceptual. तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए. उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स एक्चुअली इससे क्लियर हो जाते हैं. पॉइंट नंबर 6, the resultant acceleration of an object in circular motion is toward the center only if speed is constant. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा सिर्फ उस वक्त सर्कुलर मोशन का रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, उस वक्त टेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा. इन जनरल अगर मैं बात करूं तो किसी ऑर्बिट के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो सकता है, टेंशियल एक्सेलेरेशन हो सकता है, और इसका ये रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हो सकता है. Centripetal acceleration is due to change in direction of velocity. Tangential acceleration is due to change in magnitude of velocity. अगर magnitude of velocity change नहीं हो रहा है, speed constant है, तो उसके पास एक ही acceleration होगा, and that is centripetal acceleration. Point number 7. The shape of trajectory of motion of an object is not determined by acceleration alone, but also depends on the initial conditions of the motion. बेटा देखो कितना पावरफुल एग्जाम्पल है. Shape of trajectory of motion of an object is not determined by acceleration alone, but also depends on initial conditions of the motion, initial position and initial velocity. For example, trajectory of an object moving under the same acceleration due to gravity can be a straight line or a parabola depending on initial conditions. तो बेटा इस बात को समझो, आपने सपोज एक टावर है, उसका हाइट h है, और स्टार से आपने किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो उससे आप रेस्ट से रिलीज करोगे तो क्या होगा, तो स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी इस मोमेंट पर स्ट्रेट लाइन है. बट इसी ऑर्बिट को आप अगर एक हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दे दोगे तो उस वक्त ये पैराबोलिक पाथ पर आएगा. तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, for the same acceleration due to gravity, it is moving along a straight line. In general मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है उस पर अगर एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन सुपरपोज्ड है और वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन along वेलोसिटी है, तो इन बोथ दीज केसेस जो पाथ होगा, जो ट्रेजेक्टरी होगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. बट अगर वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector, if they are at certain angle other than 0 degree and 180 degree, v और constant acceleration, velocity है और ऑब्जेक्ट पर एक constant acceleration superposed है, और उनके बीच में जो एंगल है थीटा, वो 0 और 180 डिग्री के अलावा और कोई भी एंगल है, एक्यूट ऑब्ट्यूस कैसा भी, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट पार्टिकल विल बी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी. कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई सा भी एंगल हो, ट्रैजेक्टरी विल बी अ पैराबोला. ठीक है, ट्रैजेक्टरी विल बी अ पैराबोला. तो ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है, इस सिचुएशन में भी पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे जा रहा है. ये दोनों ही सिचुएशन में ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक. ठीक है, आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन में चेक कर सकते हो कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस वक्त पार्टिकल राइज कर रहा होता है और जिस वक्त वो फॉल कर रहा होता है, उस वक्त आप चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल क्या है. हियर इट इज एक्यूट, हियर इट इज ऑब्ट्यूस. ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर मोशन प्लेन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. So dear students, now I'm on to the next chapter, that is Newton's laws of motion, on page number 107. Summary. इसमें summary में भी कुछ important points है जिसको मैं take up करता हूँ. They are very good points in summary. So let's take the point number 4, which is very important, and many people miss this point. It's very important. Let me tell you, it's very important. बहुत से लोग उसको miss कर देते हैं.
Point number 4, in summary, Newton's second law of motion. In general अगर किसी से पूछो what is Newton's second law of motion, तो बोलते हैं force is rate of change of momentum. बस यहीं पर एक important point है. Force is proportional to rate of change of momentum. Force is proportional to rate of change of momentum. There is a very big difference between these two statements. The rate of change of momentum of a body is proportional to applied force and takes place in direction in which the force acts. ये जो statement है. अब यहाँ पे क्या बोला है? जो force होगी, that will be proportional to rate of change of momentum. That means force को आप लिखोगे k into dp by dt, या force को आप लिखोगे kma. यहाँ पे equality sign है. Force को आप लिखोगे kma, where k is a proportionality constant. And what is value of this proportionality constant? तो बेटा SI यूनिट्स में जहां पर मास एक्सेलरेशन हर एक SI यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड है, तो इन SI दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज वैल्यू 1 यूनिटी. तो SI यूनिट्स इससे असेंबल किए गए हैं सो दैट दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिकम्स यूनिटी. इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. We set the constant of proportionality k equal to 1 in SI units. बेटा ये इंफॉर्मेशन अपने आप बहुत पावरफुल है कि जब हम बेस क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे होते हैं तो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन इस तरह से होती है सो दैट k happens to be 1. We set it to be equal to 1. तो इसलिए SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो 1 kg per meter square है. The second law is consistent with the फर्स्ट लॉ. ये बेटा आगे का स्टेटमेंट है. तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. और क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको 2 बार लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ और इनसाइड चैप्टर भी लिखा हुआ है, इससे दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो आपका आंसर सीधा सा है कि चॉइस ऑफ यूनिट्स ऐसा किया गया है सो दैट दिस के हैपेंस टू बी 1. ठीक है. Then I go to the point number 5. What is impulse? The impulse is product of force and time, which equals change in momentum. The notion of impulse is useful when a large force acts for a short time to produce a measurable change in momentum. Since the time of action of force is very short, one can assume that there is no appreciable change in position of the body during the action of the impulsive force. जैसे फुटबॉल को जो आप किक करते हो, तो फुटबॉल पे जो आपकी किक है, एक लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्शन में है. तो ऐसे सिचुएशंस जिसमें फोर्स का एक शॉर्ट इंटरवल में एक्शन होता है और एक मेजरेबल चेंज ऑफ मोमेंटम विजिबल है, टर्म इंपल्स इफेक्टिवली यूज करते हैं. तो किक ऑफ पर्सन ऑन फुटबॉल इज एन इंपल्सिव एक्शन. और यहां पे बड़ी क्लियरली एक बात मेंशन किया गया है कि हमारा अजम्पशन है कि व्हाइल दिस impulse is an action, one can assume that there is no appreciable change in position of the body. तो जब ये impulse action में है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. सिमिलरली जब कोई बॉलिंग कर रहा होता है और बैट से उसको हिट करते हो तो इट्स एन इंपल्सिव एक्शन. तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं. उन फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं. और लेटर ऑन आप इसको जाके पढ़ोगे कि इन मेनी सिचुएशंस इंपल्सिव फोर्सेस और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस जब एक साथ एक्ट कर रही होती हैं तो वी काउंट ओनली इंपल्सिव फोर्सेस. तो कोई फोर्स सडनली आ रहा है तो वो एक इंपल्सिव फोर्स है. ठीक है. देन आई मूव ऑन टू दी पॉइंट्स टू पॉन्डर. And let's go to point number 2. If v equal to 0 at an instant, that is if a body is momentarily at rest
it does not mean that force or acceleration are necessarily zero at that instant. For example, when a ball is thrown upward, reaches its maximum height, velocity is zero, but the force continues to act, which is weight mg, और acceleration की वैल्यू g है. That means ये एक पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटरली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो और उस मोमेंट पर उस पे एक नॉन जीरो फोर्स एक्शन में हो. ये बात पहले चैप्टर से कंटिन्यू होती चली आ रही है कि किसी ऑब्जेक्ट का पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक्सेलेरेशन उसका नॉन जीरो हो सकता है. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो भी उस पर एक नेट फोर्स हो सकती है. तो एक एग्जांपल ये हो गया, ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ हिज ट्रैजेक्टरी ऑब्जेक्ट मोमेंटली रेस्ट पर होता है और उस पर mg की फोर्स एक्ट कर रही होती है. आप एसएचएम का एग्जांपल ले लो. एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है, पार्टिकल रेस्ट पर होता है और उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्शन में होता है, तो उसको वापस ला रहा होता है. ठीक है. देन आई मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3. It is very powerful, very important point. Very important point. Force on a body at a given time is determined by the situation at the location of the body at that time. मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट पर किसी मोमेंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वही काउंट होता है, प्रीवियस हिस्ट्री से मतलब नहीं होता है. Force is not carried by the body from its earlier history of motion. The moment after a stone is released out of an accelerated train, there is no horizontal force or acceleration on the stone. If the effects of surrounding air are neglected, the stone then has only the vertical force of gravity. बेटा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स को कि फोर्स के बारे में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट उनके मन में आता है. बहुत रिसेंटली क्लास में एक बच्चे ने कहा कि जब हम कोई स्टोन थ्रो कर रहे हैं तब स्टोन एयर में आया तो हमारी फोर्स जो है उस पर अभी भी लग रही है. ऐसा थॉट स्टूडेंट्स के मन में आता है. जब तक वो स्टोन आपके हैंड्स में है तब तक आपका फोर्स का एक्शन उस पर हो रहा है. वंस इट इज रिलीज्ड इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स कैरी ऑन नहीं होता है. आप एक एक्सेलरेटेड ट्रेन से जा रहे हो, आपके हाथ में कोई बॉल है, उसको आप कैरी कर रहे हो. एज लॉन्ग एज दैट ऑब्जेक्ट इज इन योर हैंड यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन इट. वंस यू रिलीज द ऑब्जेक्ट, वंस इट इज इन एयर, आपका उस पर इंफ्लुएंस खत्म हो चुका है. अब उस पर ग्रेविटी का इंफ्लुएंस स्टार्ट हो चुका है. दैट मीन्स जो फोर्स होता है वो देयर एंड देन होता है, उस मोमेंट पे बात हो रही होती है. फोर्स कुछ ही कैरी नहीं होती, फोर्स प्रीवियस हिस्ट्री से कैरी ऑन नहीं होती. उस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रही है उस इंस्टेंट पे उसका इफेक्ट हो रहा है. अगर फोर्स कैरी ऑन कंटिन्यूसली होती आ रही तो उसका कंटिन्यूस इफेक्ट होता रहा है. और एक बार आपने फोर्स विड्रॉ करी, फोर्स का इफेक्ट खत्म, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स ओन. आप कोई स्टोन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जब तक वो आपके हाथ में है तब तक फोर्स का एक्शन है. वंस इट इज रिलीज फ्रॉम योर हैंड, एक्शन ऑफ फोर्स खत्म हो गया. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिनका मैकेनिक्स बहुत वीक होता है, उनके लिए पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल हैं. बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल बातें बहुत बार स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं. मेरे इस सेशन का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ऐसी जो बहुत माइक्रो पॉइंट्स हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं इसमें क्या है. मैं उन पॉइंट्स पे अटैक कर रहा हूं विच आर इग्नोर्ड. और यही छोटे पॉइंट्स इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिक्स वीक होता है उनके माइंड में ये पॉइंट्स इंस्टेंटेनियसली स्ट्राइक नहीं करते, इसकी फील नहीं होती है. तो जिन स्टूडेंट्स का मैकेनिक्स रिलेटिवली वीकर है उनके लिए बहुत ही पावरफुल सेशन है. नेक्स्ट आई गो ऑन टू पॉइंट नंबर 5. The centripetal force should not be regarded as yet another kind of force. It is simply a name given to force
that provides inward radial acceleration to a body in circular motion. सेंटिपिटल फोर्स को एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड सेंटर का नाम सेंटिपिटल फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो भी रिजल्टेंट सेंटर की तरफ बनेगा वो सेंटिपिटल फोर्स कहलाएगा। We should always look for some material force like tension, gravitational force, electrical force, friction, etc. as the centripetal force in any circular motion. For example, suppose there's a disk which is rotating with angular velocity omega, और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। Disk is rotating with angular velocity omega and this object is also rotating with it. Then से एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा हुआ है और उसको हमने रोटेशन दिया। So since this block will be in circular motion with the disk without slipping, this block doesn't slip without slipping, तो आपसे ही कह रहा है कि since it is accelerated, it has got an acceleration towards center, so we should look for the force that is directed towards the center. तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसका वेट mg है, और अगर आप इसको टॉप व्यू में देखोगे तो ओनली वन फोर्स इज पॉसिबल इन द प्लेन ऑफ दिस डिस्क, और वो फोर्स फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है इनफैक्ट। तो हियर स्टैटिक फ्रिक्शन कॉजेज द सर्कुलर मोशन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं इस वक्त बोलूंगा सेंटिपिटल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉजेज सर्कुलर मोशन हियर, और वो सेंटिपिटल फोर्स है। तो सेंटिपिटल फोर्स किसी एक फोर्स का नाम नहीं है, नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर को सेंटिपिटल फोर्स बोलते हैं। Next is point number 7. The familiar equation mg equal to r for a body on a table is true only if body is in equilibrium. The two forces mg and r can be different. For example, in an accelerated lift, the equality of mg and r has no connection with the third law. देखो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। That means suppose there is an elevator, और वो एलिवेटर में आपने एक मास प्लेस कर दिया है। दिस एलिवेटर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एलिवेटर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब ये वो एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो सरफेस से एक रिएक्शन आ रहा है और जो इसका वेट है वो इस मोमेंट पे बैलेंस्ड होंगे, तो इस रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर होगी, ठीक है। बट इफ दिस एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड, तो उस एक्सेलरेटेड एलिवेटर में मान लो इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तब जो इसकी इक्वेशन होगी उसकी वैल्यू ये होगी। दैट मीन्स जो r की वैल्यू है वो mg प्लस ma है। दैट मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो जो रिएक्शन r है फ्रॉम द सरफेस वो एक एडजस्टेबल फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। जब इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेलरेशन दोगे तो सरफेस जितना डिफॉर्म होगा उतनी ज्यादा ये रिएक्शन आएगी। सिमिलरली अगर आप इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दोगे तो r विल बिकम mg माइनस ma। तो r mg के इक्वल है सिर्फ तब जब ये ऑर्बिट इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बात ये बोली गई कि r और mg एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। r और mg एक्शन रिएक्शन पेयर्स इसलिए नहीं है कि पहली बात वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ऑल्दो अपोजिट डायरेक्शन है, बट दे आर एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे पावरफुल लॉजिक है वो ये कि जो रिएक्शन की फोर्स है फ्रॉम सरफेस आ रही है उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग नेचर की है, वो ग्रेविटी की फोर्स है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनका नेचर सेम होता है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है, ये ग्रेविटेशनल नेचर की है, डिफरेंट नेचर है। तो देखो कितनी पावरफुल बात यहाँ पर बता दी गई जरा से शॉर्ट में कि mg और r जो है उनका जो इक्वालिटी है उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। mg इक्वल टू r है, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ।
आप समझ सकते हो ये स्टेटमेंट आराम से रीजन असर्शन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। और इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मेरा रीजन असर्शन बहुत वीक है, तो उसके लिए तुम्हारे को टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन आना पड़ेगा तुम्हारे को। तो उसका आप शुरुआत कर सकते हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8। The terms action and reaction in the third law of motion simply stand for simultaneous mutual forces between a pair of bodies. Simultaneous mutual forces between pair of bodies. तो बेटा इसको ये समझना पड़ेगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक प्रोसेस में जनरेट होते हैं, पेयर ऑफ बॉडीज के बीच में जनरेट होते हैं। ये एक मास m है, ये अर्थ है, ये पेयर ऑफ बॉडीज है, अर्थ का इस पे एक्शन हो रहा है, इस ऑर्बिट का अर्थ पे एक्शन हो रहा है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसने उसको अट्रैक्ट किया, उसने इसको अट्रैक्ट किया, ये प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट हुए। ठीक है, साइमल्टेनियस म्यूचुअल फोर्सेस है। तो एक प्रोसेस में एक ही ऐसा फोर्स जनरेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, टेंशन का टेंशन होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज ऑफ सेम नेचर। Unlike their meaning in ordinary language, action does not precede or cause reaction. Action reaction act on different bodies. तो एक्शन में रिएक्शन पेयर में किसी को भी आप एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। एक्शन रिएक्शन पेयर का ये मतलब नहीं है कि एक्शन कॉज है और रिएक्शंस का इफेक्ट है। उनमें उनमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली जनरेट होते हैं, एक साथ जनरेट होते हैं। कोई एक प्रोसेस होती है, इंटरैक्शन एक प्रोसेस है, अर्थ इस ऑर्बिट से इंटरैक्ट कर रही है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दो डिफरेंट बॉडीज होंगी, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे और फोर्सेस लगाएंगे। उनमें से किसी को भी आप एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी आप रिएक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू पॉइंट नंबर 9। The different terms like friction, normal reaction, tension, air resistance, viscous, drag, thrust, buoyancy, weight, centripetal force, all stand for force in different contexts. For clarity, every force and its equivalent term encountered in mechanics should be reduced to the phrase force on A by B. इनका कहने मतलब ये है कि बहुत सारे फोर्सेस होते हैं और हमारे को क्लैरिटी से सोचना चाहिए कि फोर्स, व्हाट इज फोर्स ऑन ए बाई बी, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, इन्होंने यहाँ पर इतने सारे फोर्सेस का नाम लिया है, इसमें वो सारे फोर्सेस जो बाई वर्च्यू ऑफ कांटेक्ट आते हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, ड्रैग, बॉइंट फोर्स, ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं विच अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट, बॉडीज जहां एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं, बाय वर्च्यू ऑफ कांटेक्ट जो फोर्सेस आती हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ऑल द कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स एटसेट्रा जितने भी यहां बोले गए, थ्रस्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्सेस जितने भी हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आई कम टू पॉइंट नंबर 10। फॉर अप्लाइंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, there is no conceptual distinction between inanimate and animate objects. An animate object such as human also requires an extra force to accelerate. For example, without the external force of friction, we cannot walk on the ground. That means न्यूटन्स लॉ के लिए एक इंसान और ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंसान और ब्लॉक में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लॉक को एक्सलेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इंसान को भी एक्सलेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। आप ग्राउंड पे मूव कर रहे हो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, तो आपका जो एक्सलेशन है वो तभी आएगा जब कोई आप पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो जब आप रनिंग कर रहे होते हो
Suppose you are running towards east, so it is static friction from ground that accelerates you. तो ये बात इन्होंने बहुत क्लैरिटी से बोली हुई है. वो ये बोली हुई है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, दोनों को एक्सलेशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है. आप इंसान हो, एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फोर्स चाहिए नहीं. आपको भी एक्सलेट करने के लिए फोर्स चाहिए. देन आई कम टू पॉइंट नंबर 10. Point number 11. The objective concept of force in physics should not be confused with the subjective concept of feeling of force. On a merry-go-round, all parts of our body are subject to an inward force, but we have feeling of being pushed outward, direction of impending motion. बेटा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी फीलिंग को आप एसोसिएट मत करो विद द फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो and suddenly brakes are applied. So when suddenly brakes are applied, you tend to move forward. तो जब आगे मूव करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे आगे की तरफ एक फोर्स लग गई. इनफैक्ट आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है. जब बस में ब्रेक लगता है तो बॉडी के जो पार्ट्स बस से कांटेक्ट में है वो तो इजीली रिटार्ड हो जाते हैं, बट बॉडी का जो अपर पार्ट है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो अपना मोमेंटम कैरी करती है, इसलिए आप फॉरवर्ड बेंड करते हो. सिमिलरली किसी बस में जब ब्रेक लगाया जाता है तो सडनली एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क. तो रियलिटी में क्या है कि जब सडनली एक्सलेट किया गया तो बॉडी के जो पार्ट्स बस के साथ कांटेक्ट में थे उन्होंने तो एक्सेलेरेशन गेन कर लिया फॉरवर्ड विद द बस, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी वो जिस स्टेट में था अपनी स्टेट उसकी मेंटेन रहेगी उस मोमेंट पर. तो जब तक बॉडी के अदर पार्ट्स उस पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपनी पुरानी स्टेट में रहेगा. तो बॉडी का लोअर पार्ट फॉरवर्ड मूव कर गया, अपर पार्ट वहीं रह गया, तो उसका आपको फीलिंग आता है एज इफ यू आर बीइंग पुश्ड बैक. तो फिजिक्स में फोर्स अप्लाइड होना और फीलिंग आना दो डिफरेंट चीजें हैं. फीलिंग के बेसिस पर फोर्स को डिफाइन नहीं करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितने छोटे पॉइंट्स कितने प्रेसाइज वर्ड्स में डिफाइंड है. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. Dear students, now we are on to the next chapter, that is page number 133. The chapter is Work, Energy and Power. Page 133, points to ponder. Let's start with the point number 3. Point number 3 says, for two objects, sum of mutual forces exerted between them is zero from Newton's third law. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे पर म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन है. फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, दे आर रिपलिंग ईच अदर, या दो मासेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो मासेस हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड है. तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेसिकली वो इंटरनल फोर्स है, उसका रिजल्टेंट जीरो होगा. ठीक है, फोर्स वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट जीरो होगा. लेकिन जो वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस है वो जरूरी नहीं कैंसिल ऑफ हो जाए, क्योंकि वर्क तो स्केलर है. वर्क इज स्केलर. तो जैसे मान लो कि देयर आर टू चार्जेस, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर मैं इनको सिस्टम कंसिडर कर लूं तो इस सिस्टम के लिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, बट व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट दे गेन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन इस पर हो रहा है इस फोर्स का, और जो इस पर हो रहा है, इसको अगर मैं F12 बोलता हूँ, इसको अगर मैं F21 बोलता हूँ, तो ये फोर्सेस जो वर्क कर रही हैं वो आप देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, इनका वर्क पॉजिटिव है. ओवरऑल जो नेट वर्क डन है उसकी वैल्यू नॉन जीरो है. तो इसका मतलब जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी कैन इंक्रीज और डिक्रीज. तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस
net work done by conservative as well as non-conservative, net work done by internal as well as external forces is change in kinetic energy. तो kinetic energy internal forces से भी change हो सकती है, kinetic energy internal conservative forces से भी change हो सकता है. वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस मे बी जीरो बट नेट वर्क डन मे बी नॉन जीरो. ठीक है. देन आई कम टू पॉइंट नंबर 5. The work energy theorem is not independent of Newton's second law. If you can recall, work energy theorem was derived from Newton's second law. तो नेचुरली न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर आप कोई रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हो तो जिन कंडीशंस में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होगा उन्हीं कंडीशंस में वर्क एनर्जी थ्योरम भी वैलिड होगा. इन ए स्ट्रिक्ट सेंस न्यूटन सेकेंड लॉ हैज गॉट वैलिडिटी इन ओनली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स. तो वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम हैज गॉट वैलिडिटी इन inertial reference frame. But for applying work energy theorem in a non-inertial reference frame, तो जिस तरह से हम न्यूटन सेकेंड लॉ में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, एक करेक्शन फैक्टर सीडो फोर्स का एक्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. तो फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर्पस हम सीडो फोर्स कंसिडर करके नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो जस्ट फॉर सेक ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाहते हो तो आपको सीडो फोर्स का वर्क अकाउंट में लेना पड़ेगा. तो सीडो फोर्स का आप वर्क अकाउंट में ले लो तो देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और आपके रिजल्ट्स करेक्ट आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन स्ट्रिक्ट सेंस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, सिंस वर्क एनर्जी थ्योरम has been derived from the न्यूटन सेकेंड लॉ, तो जहां जहां न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है वहीं वहीं वर्क एनर्जी थ्योरम भी वैलिड है. बट सीडो फोर्स का वर्क काउंट करने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो. The work energy theorem may be viewed as scalar form of second law. The principle of conservation of mechanical energy may be viewed as consequence of work energy theorem for conservative forces. Principle of conservation of mechanical energy may be viewed as consequence of work energy theorem for conservative forces. जब forces involved सिर्फ conservative होंगे तब work energy theorem से law of conservation of mechanical energy derive होगा. ठीक है. Then I come to point number 6. The work energy theorem holds in all inertial frames. It can also be extended to non-inertial frames provided we include the pseudo forces in calculation of net force acting on the body under consideration. ठीक है. It can be extended लिखा हुआ है, वैलिडिटी की बात नहीं हो रही है, उसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडेड. तो अगर आप pseudo force का वर्क अकाउंट में ले लो तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम्स के साथ वर्क कर सकते हो. ठीक है. पॉइंट नंबर 7. The potential energy of a body subjected to a conservative force is always undetermined up to a constant. जब भी हम किसी ऑर्बिट का पोटेंशियल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्बिट को आप अर्थ के ऊपर h हाइट पे ले आओ, उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh प्लस ए कांस्टेंट. तो फॉर ईज ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम जीरो असाइन कर देते हैं. That constant is assigned a zero value. Constant zero होता नहीं है, it is being assigned a zero value. ठीक है. For example, the point where potential energy is zero is a matter of choice. For the gravitational potential energy mgh, zero of potential energy is chosen to be ground. For the spring potential energy kx square by 2, zero of potential energy is equilibrium position of the oscillating mass. तो दैट मीन्स आप किसी रेफरेंस पोजीशन को काउंट करके किसी अदर पॉइंट की पोटेंशियल लिख सकते हो, बिकॉज वाइल राइटिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हाट मैटर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. जो सिग्निफिकेंस होता है वो सिर्फ चेंज का होता है. व्हाट मैटर्स इज डेल्टा यू, नॉट द वैल्यू ऑफ यू. ठीक है. पॉइंट नंबर 8.
Every force encountered in mechanics does not have an associated potential energy. Potential की definition ही conservative forces के लिए. Only conservative forces have potential energy functions associated with them. For example, work done by friction over a closed path is not zero, and no potential energy can be associated with friction. Kinetic friction अगर एक्शन में है तो उसके साथ आप कोई पोटेंशियल का फंक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते. ठीक है. पॉइंट नंबर 9. पॉइंट नंबर 9 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्यूरिंग अ कोलिजन total linear momentum is conserved at each instant of the collision. जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन हो रहा होता है तो हर एक मोमेंट पर, हर एक इंस्टेंट पर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इंक्लूडिंग बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज. तो जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन हो रहा है तो इफ यू इंक्लूड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सिस्टम, then momentum conservation is followed at each and every instant. पूरे इवेंट के दौरान, when event starts and when event ends, इस पूरे इवेंट के ड्यूरेशन में हर एक मोमेंट पर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है. बट द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, even if collision is elastic, applies after the collision is over and does not hold at every instant of the collision. In fact, the two colliding objects are deformed and may be momentarily at rest with respect to each other. That means during a collision, even if it is an elastic collision, during the event of collision, kinetic energy is not conserved. It is changing. तो बेटा इस बात का मीनिंग ये है कि मान ली हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए. सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर आप ये मान लो जैसे कि एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक दूसरा ब्लॉक ही है. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 एंड v1 इज ग्रेटर देन v2. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनके जो सरफेसेस हैं वो डिफॉर्म होते हैं. अगर ऑब्जेक्ट का कोलिजन के बाद परफेक्ट रिकवरी हो जाती है, जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो वापस रिकवर हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन. तो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन के बाद रिकवरी हो जाती है. तो वही जो डिफॉर्मेशन है, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट डिफॉर्मेशन विद दिस स्प्रिंग. तो इनिशियली क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है. तो क्या होगा, देयर विल बी मोमेंट व्हेन स्प्रिंग कम्स इनटू कांटेक्ट विद दीस टू बॉडीज. अब स्प्रिंग का जो फ्रंट एज है वो मूव कर रहा है v2 से और जिसका रियर एज है वो मूव कर रहा है v1 से. अब v1 की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू v2, तो क्या होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लग जाएगी. और जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लग जाएगी तो कॉम्प्रेस स्प्रिंग का फोर्स इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा. तो जिसकी वजह से इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी. तो जो प्रोजेक्टाइल है m1, इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है. तो कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग तब तक चलता रहेगा जब तक बोथ एंड्स की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाए. तो देयर विल बी मोमेंट व्हेन बोथ एंड्स एक्वायर कॉमन वेलोसिटी. तो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉमन वेलोसिटी चल रहे होंगे और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा. उस मोमेंट पे ये स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेस्ड है. दैट मीन्स कुछ एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है. दैट मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन some part of kinetic energy gets converted to elastic potential energy. ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन हो चुका है, उसके एनर्जी का कुछ हिस्सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. अगर इसी सीन को आप सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देखोगे तो जिस मोमेंट पे कॉमन वेलोसिटीज चल रहे हैं उस मोमेंट पर इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी कॉमन है और वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है.
तो आप ये सोच लो कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से चल रही है, और उस ट्रेन से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हो, तो आप भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चल रहे हो, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चल रहे हैं। दैट मींस उस मोमेंट पर सीएम फ्रेम में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको स्टेशनरी दिखाई पड़ेंगे। तो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपने ये इवेंट को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखा है, तो इनिशियली आपको इस सिस्टम की कुछ काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर वही काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो दिखेगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस दिख रहा है इन सीएम फ्रेम, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको मैंने एक बात और बता दी, वो ये बता दी कि फॉर अ टू पार्टिकल कोलिजन जो के लॉस मैक्सिमम पॉसिबल है वो हो सकता है 1/2 म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, और वो तब होगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाएंगे, और फाइनली वो वीसीएम्स चल रहे होंगे, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको रेस्ट पे दिखेंगे। तो सीएम फ्रेम में जो इनिशियल एनर्जी दिख रही थी 1/2 म्यू स्क्वायर, वो एनर्जी लॉस हो गया, दैट एनर्जी हैज बीन लॉस्ट। और उस मोमेंट पर जो एनर्जी सर्वाइव कर रही है इन पार्टिकल्स के पास, दैट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एंड दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m1 plus m2 vcm स्क्वायर। तो बेटे यहां पे दो बातें बोली जा रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई कहे कि किसी भी कोलिजन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m1 plus m2 vcm स्क्वायर। कोई आपसे पूछे मैक्सिमम के लॉस क्या हो सकता है, तो आपका जवाब ये है कि जो आपको सीएम फ्रेम में एनर्जी दिख रहा था, बेटा आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 1/2 म्यू स्क्वायर होता है। तो सीएम फ्रेम में जो आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दिख रही थी, दैट काइनेटिक एनर्जी गेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, एंड देन रिकवरी अकर्स, फिर ये वापस रिकवर हो जाते हैं। तो आप यहां से सोच सकते हो कि जो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी आ रही है वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी से आ रही है। तो ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स, kinetic energy is not conserved. In fact, that kinetic energy gets converted to the elastic potential energy of the spring. तो K का स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, और यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ कोलिजन kinetic energy is not conserved at every instant. During a perfectly elastic collision, K just before event and just after event is conserved, but not during the event. और एक बार फाइनली मैं आपको और सम अप कर दूं, फाइनली बात यह है कि ड्यूरिंग अ कोलिजन जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू ये है, जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है उसकी वैल्यू 1/2 म्यू स्क्वायर है, जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है, विच इज 1/2 म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 plus m2, v relative is this value, this thing, यह है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, या ये है मैक्सिमम पॉसिबल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो बेटा आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में कितना एक पावरफुल पॉइंट सिर्फ 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, और यही इंटरप्रिटेशंस आपके स्ट्रांग हो पाए, इसलिए मैंने इतना ये लंबा सेशन लिया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, that is system of particles and rotational motion. I'm on to page number 175. I'm going to discuss the summary first. So let us start. Point number 2. A rigid body fixed at one point or along line can have only rotational motion. कोई रिजिड बॉडी है, वो अगर फिक्स्ड है किसी पॉइंट के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट, तो उसके पास सिर्फ रोटेशनल मोशन है। A rigid body
not fixed in some way, can have either pure translation motion or a combination of translation and rotational motion. इनका कहना ये कोई ऑब्जेक्ट क्लैम्ड है, कंस्ट्रेन्ड है, तो कंस्ट्रेन्ड ऑब्जेक्ट का मोशन को आप प्योर रोटेशन बोल सकते हो, और अगर ऑब्जेक्ट अनकंस्ट्रेन्ड है तो उसके मोशन में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों के कॉम्पोनेंट्स होंगे. अगर मैं इस पेन को रोटेशन देके फेंक देता हूँ तो एज इट मूव्स अप तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो रहा है, इसके बाद ट्रांसलेशन भी है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही रोटेशन भी कर रहा है, तो इसका मोशन ट्रांसलेशन प्लस सुपरपोजिशन ऑफ रोटेशन, तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों परफॉर्म कर रहा है. पॉइंट नंबर 3, इन रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, every particle of rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis. मीन्स कोई भी रिजिड बॉडी का जब फिक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा होता है तो उसका हर पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा होता है जो कि एक्सिस के पॉपुलर होता है, या आप ऐसे बोल लो फिक्स एक्सिस रोटेशन में कोई पार्टिकल जिस सर्कल पे मूव कर रहा है तो उसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस होती है परपेंडिकुलर, पार्टिकल के प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन के पॉपुलर एक्सिस होती है और सर्कल के सेंटर से पास करती है. Every point in the rotating rigid body has the same angular velocity at an instant of time. That means कोई भी rigid body अगर fixed axis rotation जा रही है, कोई भी rigid body अगर उसके पास एक spin है, spin is a word reserved for rotation of a rigid body about its center of mass. तो कोई भी rigid body का किसी भी एक पॉइंट का किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इट इज सेम. किसी भी पॉइंट ए की किसी भी पॉइंट बी के अबाउट, या बी का ए के अबाउट, या बी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या ए का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हर पॉइंट का हर दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी पर एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होता है. दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ रिजिड बॉडी. तो मान लो आपने एक रिजिड बॉडी लिया, उस पर आपने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट आपने बी ले लिया. अब आप ए पे बैठ के बी को देख रहे हो, तो ए पे बैठ के आपने बी को देखा, ये उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है. सपोज रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इन दिस सेंस, तो ए पे बैठ के आपने बी को देखा तो आपको कुछ वेलोसिटी दिखाई पड़ी, कुछ एंगल डी थीटा से टर्न करते हुए दिखाई पड़ा, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. उसी मोमेंट पर आप बी पे बैठे हो, तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में किसी दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होता है, ये सेपरेशन फिक्स्ड है. तो आप बी पे बैठ के ए को देखोगे तो वो आपको ऐसे मूव करता दिखाई पड़ेगा, बिकॉज वी ए बी इज अपोजिट टू वी बी ए, तो वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा. आप चेक कर लो, ये डी थीटा दिखाई पड़ेगा. तो इस पे बैठ करके जो डी थीटा दिख रहा है वो इस सेंस में दिख रहा है, और इस पे बैठ के जो डी थीटा दिखेगा वो इस सेंस में दिखेगा. तो सेंस सेम है और ये आर्क सेम होंगे, ये डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए जो एंगल टर्न दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे, सेम टाइम इंटरवल सेम देख रहे होंगे, तो इसलिए ए का बी के रिस्पेक्ट में और बी का ए के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट रिमेन्स सेम. तो दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए रिजिड बॉडी. पॉइंट नंबर 4, in pure translation, every particle of the body moves with same velocity at an instant of time. तो जिस तरह से रोटेशन में हर पॉइंट का हर दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, वैसे ही जब किसी ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेशन होता है तो ड्यू टू ट्रांसलेशन एट एन इंस्टेंट एवरी पॉइंट हैज गॉट सेम वेलोसिटी वेक्टर. कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर इससे हो रहा है, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, it moves in such a manner that each point on this object moves along identical path, then it is said to be in translation. So at every instant, each point has got same velocity vector. हर पॉइंट का velocity vector सेम होता है, ये ट्रांसलेशन है. नेक्स्ट
Point number 11. A rigid body is in mechanical equilibrium if it is in translational equilibrium, that is net external force on it should be zero, and it is in rotational equilibrium if total external torque in it on it is zero. तो अगर आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हो ऑब्जेक्ट का, तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए. ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो. बट अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, इसमें दोनों कंडीशंस उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो आई लीव इट टू यू एज एन एक्सरसाइज टू चेक कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो. यू हैव टू चेक दिस. Point number 12. Center of gravity of an extended body is that point where total gravitational torque on the body is zero. किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो होता है. दिस डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल टॉर्क जीरो. और अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर सेम पॉइंट्स. यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास दोनों आइडेंटिकल पॉइंट्स होते हैं. तो ग्रेविटी का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज zero. Next, we are on to the very important point, point number 16. For a rigid body rotating about a fixed axis of rotation, Lz is equal to I omega, where I is the moment of inertia about Z axis. तो बेटा यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि I ओमेगा किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है. एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट इज आई ओमेगा. आई ओमेगा इज एक्सियल कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये बताने की कोशिश की जा रही है. ठीक है. फॉर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, से जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो आई ओमेगा इज ओनली अ कंपोनेंट where I is moment of inertia about z axis. In general, the angular momentum for such a body is not along the axis of rotation. बड़ा बहुत ध्यान से सुनो इस बात को. In general, angular momentum for such a body is not along the axis of rotation. इसका बड़ा एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो तुमने एक इन्वर्टेड पेंडुलम ले लिया और वो इस तरह से रोटेशन कर रहा है. ये उसका आर वेक्टर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसके अबाउट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन कर रहा है. इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी वेक्टर इनवर्ड है. अब जो आप चेक करो, ये इसका आर वेक्टर है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है. तो आर वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो इधर आएगा. बेटा आप देख सकते हो कि इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐसे एंगल पर है. उसका एक कॉम्पोनेंट ये है Lz, और उसका एक कॉम्पोनेंट ये है. इसको अभी मैं L हॉरिजॉन्टल बोल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यही ऑब्जेक्ट अब रोटेशन करके यहां पहुंचेगा, जिसका वेलोसिटी वेक्टर आउटवर्ड होगा. आप चेक कर सकते हो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे हो जाएगा, उसका एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा, एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा. तो आप देख सकते हो उसका पास एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जो इस प्लेन में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, और इसके पास एक एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट है इधर तक पॉइंट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये जो Lz है दैट इज आई ओमेगा.
दैट मीन्स आई ओमेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओनली इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वी शेप के दो रॉड्स हैं, उस पे पार्टिकल अटैच्ड है। अब ये रोटेशन कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इधर होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम इधर होगा। अब ये एक सिंगल बॉडी है, सिमेट्रिक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप देख सकते हो कि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, और ये जो एक्सल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो फॉर ए सिमेट्रिक बॉडी, आप कोई सी भी ऑर्बिट लेते हो, उस ऑब्जेक्ट में अगर सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब अगर कोई पार्टिकल राइट पर है तो सिमिलर पार्टिकल लेफ्ट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई सिमेट्रिकल पार्टिकल है तो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए नेट एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही बात बताई गई है कि ओनली इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दैट केस angular momentum is I omega. The angular acceleration of red body rotating about a fixed axis is given by I alpha. Similarly, I alpha is axial component of torque. I alpha is axial component of torque. Okay? If external torque acting on the body is zero, the component of angular momentum about the fixed axis Lz of such a rotating body is constant. तो ये कह रहे हैं कि अगर टॉर्क जीरो है तो उस ऑर्बिट का जो एक्सल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। तो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 16। मैं आपको एडवाइस करूंगा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, और इसका डेरिवेशन भी बुक में दिया हुआ है। इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 172, उस पर इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। Next, I move on to the point number 17. For rolling motion without slipping, तो रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग अगर है तो ऑब्जेक्ट के पास सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वो आर ओमेगा से रिलेटेड होगी। उस वक्त इस ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जब इस यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए it will have a motion about center of mass and a motion off center of mass. It will have a translational kinetic energy, which is by virtue of motion off center of mass, and a rotational kinetic energy. Kinetic energy by virtue of motion about center of mass. तो किसी भी ऑर्बिट के मोशन को आप इस तरह से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। Motion off center of mass is translation. Motion with respect to center of mass is rotation. Next, I move on to the points to ponder. तो I hope कि आप लोग enjoy कर रहे होगे सेशन, ध्यान से पढ़ रहे होगे, फोकस से पढ़ रहे होगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स चल रहे हैं। एंड समटाइम्स आई वॉन्डर कि कितने विद्वान लोगों ने इस चीज को लिखा होगा। पॉइंट्स टू पॉन्डर। फर्स्ट पॉइंट, to determine the motion of center of mass of system, no knowledge of internal forces of system is required. For this purpose, we need to know only the external forces on the body. But the center of mass का जो motion है, it is not influenced by internal forces. It is influenced by external forces only. अगर आपको सिर्फ external forces मालूम है, तो आप उस orbit का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन इज नॉट disturbed by or is not changed by internal forces. It will change only by external forces. Point number 2, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला, separating the motion of a system of particles
as motion of center of mass, that is the translation motion of system, and motion about center of mass is a useful technique in dynamics of a system of particles. One example of this technique is separating the kinetic energy of system of particles as kinetic energy of system about center of mass and kinetic energy of center of mass. तो बेटा क्या होता है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स मोशन जब होता है ना, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स मोशन, तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो इनटू टू पार्ट्स, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास and motion with respect to center of mass. Motion of center of mass and motion with respect to center of mass. Point number 5. The vanishing of total external torque, external force, and vanishing of total external torque are independent conditions. We can have one without the other. In a couple, total external force is 0, but total torque is non-zero. तो ऐसा बेटा हो सकता है कि मोमेंटम कंजर्व हो, एंगुलर मोमेंटम ना कंजर्व ना हो, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, मोमेंटम कंजर्व ना हो. तो फोर्स का वैनिश होना और टॉर्क का वैनिश होना दो आपस में एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. दोनों साइमल्टेनियसली जीरो भी हो सकते हैं और दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं. कोई एक जीरो, कोई दूसरा नॉन जीरो भी हो सकता है. तो ये दो इंडिपेंडेंट कंडीशंस हैं. पॉइंट नंबर 6. Total torque on a system is independent of origin if total external force is 0. किसी सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस सिस्टम पे जो नेट टॉर्क होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन. इसका मतलब सारे फोर्सेस पेयर्ड हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो सारे फोर्स अगर पेयर्ड हैं तो नेट फोर्स 0 हो गया. और उन पेयर ऑफ फोर्सेस को कपल बोलते हैं. तो ओनली कपल्स आर एक्टिंग, तो उस वक्त नेट टॉर्क बनेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा. पॉइंट नंबर 6 ये बेटा पढ़ चुके हैं. लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 7. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी coincides with the center of mass only if gravitational field does not vary from one part of the body to the other. ये बात मैं बोल चुका हूं. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होते हैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो. ठीक है. नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर नॉट नेसेसरली पैरेलल वेक्टर्स. उसका बेटा अभी तुम्हें एग्जांपल दिया मैंने कि एंगुलर मोमेंटम जरूरी नहीं है आई ओमेगा हो, बट अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. However, for simpler situations discussed in this chapter, when rotation is about a fixed axis, which is an axis of symmetry of the rigid body, then the relationship angular momentum is I omega holds good, where I is moment of inertia of the body about the rotation axis. तो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी दोज विल बी पैरेलल वेक्टर्स, और ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिकल है तो दे आर डिफरेंट वेक्टर्स. तो बेटा आप देख सकते हो कितने पावरफुल कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितने पावरफुल पॉइंट्स हैं यहाँ पर. जरा एक बार इनको और थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. जो सबसे क्रिटिकल मेरे को लगते हैं मैं उसके बारे में फिर से बोल दूं. लेट्स गो ऑन टू द पॉइंट नंबर द 16 ऑफ द समरी. इसमें बेटा ये बताया गया कि आप अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लेते हो, सपोज आपने एक सिलेंडर लिया या आपने कोई कोन लिया, और वो अपनी सिमेट्री एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, तो उस वक्त कोई पार्टिकल अगर इस पर चूज करोगे डीएम का इधर का r1 वेक्टर पे, और ऐसे एक सिमिलर पार्टिकल यहां पे चूज कर लोगे r2 पर डीएम, तो सिंस बोथ द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, दे आर बिहेविंग आइडेंटिकल, इनका आइडेंटिकल बिहेवियर है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि इनके जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, और इक्वली इंक्लाइंड है. इनके एंगुलर मोमेंटम के जो रेडियल कॉम्पोनेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कैंसिल ऑफ हो जाएंगे और ये कॉम्पोनेंट्स ऐड हो जाएंगे.
तो इससे आप देख सकते हो जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। नेट एंगुलर मोमेंटम भी एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी हो जाएगा। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा इज ओनली एक्सियल कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क के और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, तो आई अल्फा रिप्रेजेंट्स एक्सियल कंपोनेंट। ठीक है, फिर जो अगली बात मेरी डिस्कशन हुई समरी में, इसमें क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई, दैट इज पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपको ये बोला गया कि आपको किसी भी मोशन को बेटा आप स्प्लिट कर सकते हो इनटू 2 पार्ट्स, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज सपोज ये 2 पार्टिकल्स हैं, इसमें ऑफ सेम मास m और इनके बीच में सेपरेशन l है। आप उसको एक तरफ से स्ट्राइक कर देते हो, तो जब आप इसको स्ट्राइक करोगे तो इसके एक पार्टिकल को तुमने एक वेलोसिटी v नॉट दे दी इंपल्सिवली, सडनली। अब क्या होगा, दिस विल बिगिन टू मूव लाइक दिस, इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स मोशन। बट अगर आप इसका सेंटर ऑफ मास देखो, तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो v/2 है, इट विल v नॉट बाई 2। तो आप ये इमेजिन करो कि एक टेबल पर रखा हुआ, आपने उसको स्ट्राइक किया, तो ऐसे टेबल पर ऐसे मूव करते चला जा रहा है। तो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, टेबल को आप स्मूथ अज्यूम कर लो, देयर इज नो फ्रिक्शन, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, the center of mass continues to move along straight line. About center of mass, this will continue to move and rotate. That means center of mass के about ये रोटेशन करता हुआ ऐसे करके ट्रांसलेशन करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो आपको अगर इसका रोटेशन देखना है तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चले आओ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चला जाऊं, तो मान लो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये है। इसमें अगर आप पार्टिकल ए को देखो और बी को देखो, तो जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी आपको दिखाई पड़ेगी वो v0/2 दिखाई पड़ेगी। ये पार्टिकल रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे तो उसकी वेलोसिटी v0/2 दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल आपको स्पिन दिखाई पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास में आपको सिर्फ इसका स्पिन दिख रहा है, प्योरली रोटेशनल मोशन दिख रहा है। तो दिस इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बेटा यही बात मैं तुम्हें समझा रहा था कि जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो तो उस वक्त आपको सिर्फ इसका रोटेशन दिख रहा है और ट्रांसलेशन सुपरपोज्ड है। यही बात यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब अगर मेरे मान लो इसका मेरे को ओमेगा लिखना है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, तो v0/2 डिवाइड बाई l/2, तो v0/l इज एंगुलर वेलोसिटी। मेरे को इसका मोशन सर्कुलर पाथ पे दिख रहा है। अगर मेरे को टेंशन लिखना है तो आई विल राइट टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्टिकल, velocity of this particle divide by radius mv square by r, and I get tension in the rod। तो बेटा इससे आप देख सकते हो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन को बहुत ही आसानी से हमने एक सिंपल पार्ट में ब्रेकअप कर दिया। यही एसेंस है। तो इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स we can always split it into 2 parts, motion off center of mass, motion with respect to center of mass. Motion off center of mass is often translation, is translation. Motion with respect to center of mass is often rotation. It can be oscillatory motion or it can be any other motion. ठीक है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इसमें एक पॉइंट और मैं बोल देता हूं जिसमें लिखा हुआ था वैनिशिंग ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एंड वैनिशिंग ऑफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क आर इंडिपेंडेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि there's a rod,
इस पे आपने एक फोर्स ये लगा दिया, एक फोर्स आपने ये लगा दिया, अब आप चेक करो, सेम रॉड पर एक फोर्स आपने ये लगा दिया, एक फोर्स आपने ये लगा दिया, तो यहाँ पे देखो टॉर्क है, नेट फोर्स नहीं है। यहाँ देखो नेट फोर्स है, टॉर्क नहीं है। तो इससे से दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, तो दोनों इंडिपेंडेंटली एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे माइक्रो पॉइंट डिस्कस किए। अगर आप उसको फोकस होकर के पढ़ोगे, इट्स अ कंप्लीट रिवीजन, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर इनसाइड चैप्टर स्टोरी भी देखूंगा कि इनसाइड चैप्टर क्या जेम्स छुपे हुए हैं। तो विल बी एक्सप्लोरिंग दोस जेम्स एंड दिस ऑल विल बी हेल्पफुल टू यू इन नीट एज वेल एज जेई मेन। जे एडवांस मेजरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, बट जे एडवांस में भी कई बार बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आते हैं। अगर स्पेशली मैं कोई पूछे कि किस नेचर के पॉइंट्स आते हैं, तो बेटा जो अभी तुमने पॉइंट नंबर 8 पढ़ा, पॉइंट नंबर 16 पढ़ा कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, ये नेचर के जो पॉइंट्स थे क्रिटिकल टाइप के, वो जो एडवांस में भी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे जो भी सेशन आएंगे उसको बहुत ध्यान से देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी ऑन द same topics but with the inside story of the chapters. Thank you everyone.